Hello and namaskar friends. This is Rishabh Singh and I'm glad to welcome you all on Shriram's IAS, and we are back with our weekly PIB analysis from 20th of July to 25th of July. Means from Monday to Saturday, all those important articles that had been appeared in the PIB which is relevant for your UPSC prelims as well as UPSC mains, उसको हम इस सीरीज में केटर करते हैं. एक और बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है फॉर ऑल द सीरियस यूपीएससी एस्पिरेंट्स, और अगर आप दूसरे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की भी प्रिपरेशन कर रहे हो, मंडे टू फ्राइडे डेली 10 AM इन द मॉर्निंग हमारी पीआईबी की क्लासेस रहती, तो आप उसे भी अटेंड जरूर से किया करिए. इस वीकली एनालिसिस में वील ट्राई टू अंडरस्टैंड दी 12 to 13 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा रेलेवेंट है, प्री मेंस दोनों के लिए. ओके, सो विद दिस नोट लेट्स स्टार्ट दिस इंफॉर्मेटिव डिस्कशन, इंफॉर्मेटिव क्लास. सो फर्स्ट न्यूज है अबाउट दी जन औषधि केंद्र. अब अगर मैं जन औषधि केंद्र की बात करूं तो ये आपका स्पेसिफिकली प्रीलिम्स ओरिएंटेड है. नाउ ऑल दोस टॉपिक दैट विल बी रेलेवेंट फॉर योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, उसमें हमारा फोकस रहेगा कि कितना इंफॉर्मेशन हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. क्योंकि अगर मैं यूपीएससी की बात करूं या अगर आप स्टेट सिविल सर्विसेज भी एग्जाम दे रहे हो, तो करंट अफेयर्स का जो क्वेश्चन का नेचर है वो चेंज हो रहा है, वो इवॉल्व हो रहा है. नाउ मोर एंड मोर डीप इंफॉर्मेशन व्हेन इट कम्स टू करंट अफेयर्स क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, तो इस वजह से हम जितनी इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं उसको समझेंगे. कॉन्टेक्स्ट क्या है? फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो ऑफ इंडिया, जो कि इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है पीएमबीजेपी. व्हाट डू यू मीन बाय पीएमबीजेपी? प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना स्कीम. ठीक है, प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना स्कीम. अब ये स्कीम में ये जो बॉडी है ये कंटिन्यू इवैल्यूएशन करती है किसका? जन औषधि केंद्र का. इस वजह से ये जो टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है. नाउ दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट. 30th जून टू 2026 तक अ टोटल ऑफ 20,149 जन औषधि केंद्र have been opened across the country. Now you can quote this number in your GS paper 2 गवर्नेंस एंड पॉलिटी पार्ट, क्योंकि उसमें एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में, जो कि गवर्नेंस का पार्ट है. तो उसमें आप ये नंबर कोट कर सकते हो अगर जन औषधि केंद्र या इससे रिलेटेड कोई टॉपिक आपको या क्वेश्चन दिख रहा है. ठीक है, अब अगर मैं जन औषधि केंद्र की बात करूं तो इसका सबसे सिंपल ऑब्जेक्टिव है कि जो क्वालिटी मेडिसिन है उसे अफोर्डेबल प्राइस में जो है वो पब्लिक को अवेल कराया जाए. सो अफोर्डेबल, टू प्रोवाइड अफोर्डेबल एंड क्वालिटी मेडिसिन टू द पब्लिक. और ये आपका ऑपरेट करते हैं अंडर, मैं बता चुका हूं, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना स्कीम. ठीक है, ये भी ध्यान रखना, पूछा जा सकता है, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर के अंदर आ रहा है. जितना इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकता है हम सब दे रहे हैं. और इस केंद्र में, ये जो केंद्र है, इनका ऑब्जेक्टिव रहता है कि ये जेनेरिक ड्रग्स प्रोवाइड करें. ना व्हाट डू मीन बाय जेनेरिक ड्रग्स? भाई देखो, जेनेरिक ड्रग्स की अगर मैं बात करूं तो जो बहुत ज्यादा देखो फीवर की, अब जैसे हमको फीवर हुआ, कोल्ड हुआ, तो अब उससे रिलेटेड बहुत बड़ी बड़ी जो कंपनीज है वो भी मेडिसिन निकालते हैं, बट वो बहुत ज्यादा उनकी जो कॉस्टिंग होती है बहुत ज्यादा हाई रहती है. तो जेनेरिक मेडिसिन क्या करते हैं, या जो जेनेरिक ड्रग्स की अगर मैं बात करूं, वो क्या करते हैं कि वो जो बिग ब्रांड मेडिसिन हैं उनकी एक लो कॉस्ट पर, ठीक है, लो कॉस्ट पर काइंड ऑफ कॉपी की तरह प्रोवाइड किया जाता है, जो कि सेफ्टी में उसी तरीके से रहेगी, एफिकेसी में उसी तरीके से रहेगी, बट क्योंकि वो कॉपी है, ठीक है, ओरिजिनल नहीं है, तो उसकी जो प्राइसिंग होती है वो अफोर्डेबल हो जाती है. इस वजह से अगर मैं इंडिया की बात करूं ना, तो इंडिया जेनेरिक ड्रग्स में इंडिया का एक इंपॉर्टेंट से है व्हेन इट कम्स टू ग्लोबल फार्मास्यूटिकल मार्केट. तो जेनेरिक ड्रग्स का मतलब क्या हो गया, आई गेस आपको समझ में आ गया होगा. और ये लेसर प्राइसेस पर प्रोवाइड किया जाता है, बट जो क्वालिटी है, जो एफिकेसी है, वो ब्रांडेड ड्रग्स के तरह ही रहती है. तो जेनेरिक ड्रग्स का मतलब क्या हो गया कि जो ब्रांडेड ड्रग्स हैं जिनकी प्राइसिंग बहुत ज्यादा हाई रहती है, उसकी काइंड ऑफ कॉपी है, बट एफिकेसी में कोई इशू नहीं है, सेम क्वालिटी है, सेम लेवल है, सेफ्टी में सेम लेवल है, और क्वालिटी में भी सेम लेवल है. क्लियर हो गया? ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जन औषधि केंद्र से रिलेटेड. अब सेकंड है पोषण अभियान. सिग्निफिकेंट मेजर्स टेकन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट टू इंप्रूव न्यूट्रिशनल आउटकम्स अंडर मिशन पोषण 2.0. नाउ दिस टॉपिक इज ऑल्सो रेलेवेंट फॉर योर प्रीलिम्स.
और ये मैं बता चुका हूं कि कोई भी टॉपिक अगर प्रीलिम्स ओरिएंटेड है, सो हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा कि हम कितनी इंफॉर्मेशन, कितनी मैक्सिमम इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं विद दैट टॉपिक. कॉन्टेक्स्ट टू एड्रेस द चैलेंजेस ऑफ मैल न्यूट्रिशन, आंगनवाड़ी सर्विसेज, पोषण अभियान एंड स्कीम ऑफ द एडोलेसेंट गर्ल्स have been subsumed under the umbrella mission सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0. इस वजह से ये जो है ये कॉन्टेक्स्ट है, क्योंकि कुछ ये जो स्कीम्स हैं इनको कंसोलिडेट कर दिया गया है एक अम्ब्रेला स्कीम के अंडर, विच इज एक तो सक्षम आंगनवाड़ी है, दूसरा पोषण 2.0 है. अब अगर मैं बात करूं एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है पोषण ट्रैकर. इसको किसने लॉन्च किया है? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने. अब पोषण ट्रैकर इसका मतलब क्या है? ये ट्रैक करेगा किसी चीजों को, किन चीजों को ट्रैक करेगा? जो भी बेनिफिशियरीज इस मिशन के अंडर आइडेंटिफाई किए गए हैं उनको ये ट्रैक करेगा. क्या? जैसे उनका डिजिटल एप्लीकेशन, आईसीटी बेस्ड टूल, ठीक है, मॉनिटरिंग एंड ट्रैकिंग ऑफ ऑल एक्टिविटीज. तो जो भी बेनिफिशियरीज हैं जो कि इन स्कीम्स में एनरोल्ड हैं उनको उनकी बेनिफिशियरीज को ट्रैक करने के लिए पोषण ट्रैकर भी लॉन्च किया गया. दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. अब अगर मैं मिशन पोषण अगर मैं 2.0 की बात करूं तो क्या है पोषण? पोषण का इंग्लिश क्या होता है? मींस न्यूट्रिशन. ठीक है, न्यूट्रिशन हो गया. तो ये क्या है? ये एक आपका इंटीग्रेटेड न्यूट्रिशन प्रोग्राम है जिसे मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने लॉन्च किया है. टारगेट क्या करता है ये स्कीम? ये टारगेट करता है कि जो चैलेंजेस हैं रिलेटेड टू मैल न्यूट्रिशन, ठीक है, या जो भी और इश्यूज हैं अमंग दी चिल्ड्रन, एडोलेसेंट गर्ल्स, प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग मदर्स. ये 4 कंडीशंस याद रखना. ये जो मिशन पोषण 2.0 की बात कर रहा हूं मैं, ये मैल न्यूट्रिशन को क्या करता है? काउंटर करता है विद दी न्यूट्रिशन सपोर्ट प्रोग्राम. किन में? कौन कौन बेनिफिशियरीज हैं? चिल्ड्रन है, एडोलेसेंट गर्ल्स हैं, प्रेग्नेंट वुमेन है एंड लैक्टेटिंग मदर्स हैं. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी ध्यान रखना. ठीक है, अगर मैं न्यूट्रिशन सपोर्ट की बात करूं तो उसमें जो चिल्ड्रन आ रहे हैं उनकी क्या एज है? दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. 6 मंथ से लेके 6 ईयर. प्रेग्नेंट वुमेन, लैक्टेटिंग मदर एंड एडोलेसेंट गर्ल्स इन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन. ये चिल्ड्रन की जो एज है 6 मंथ, इसमें जो कैटेगरी दी है ना चिल्ड्रन, ये क्या है? ये याद रखना 6 मंथ से लेके 6 ईयर्स तक ये कैटेगरी है चिल्ड्रन की. भाई चिल्ड्रन भी डिफाइन किया जाता है. कल को कोई भी बोल दे कि मैं भी बच्चा हूं, ऐसा तो नहीं होगा, डिफाइन करना पड़ता है. तो चिल्ड्रन इस स्कीम में डिफाइन किया गया है. देन अर्ली सपोर्ट भी प्रोवाइड किया जाएगा फॉर चिल्ड्रन बिटवीन 3 to 6 ईयर्स. ठीक है, ये भी है. एंड साथ ही साथ जो आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं उनको मॉडर्न एंड अपग्रेड करना भी एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है व्हेन इट कम्स टू मिशन पोषण 2.0. तो ये आपके 3 से 4 बड़े रेलेवेंट पॉइंट हैं दैट कैन बी आस्क्ड इन योर यूपीएससी प्रीलिम्स और इवन इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन. डन. नेक्स्ट न्यूज क्या है? कैबिनेट अप्रूव्स स्कीम ऑफ केमिकल पार्क्स, भारत औद्योगिक विकास योजना रसायन, जिसे हम भव्य रसायन भी कहते हैं. अब ये भी जो न्यूज है आपकी प्रीलिम्स ओरिएंटेड है. ठीक है, प्रीलिम्स ओरिएंटेड है मींस हमारा फोकस कहां रहेगा? टू एक्सट्रैक्टिंग मैक्सिमम इंफॉर्मेशन. अब अगर मैं इस स्कीम की बात करूं तो कॉन्टेक्स्ट क्या है? कैबिनेट अप्रूव्स भव्य रसायन स्कीम फॉर एस्टैब्लिशिंग 3 डेडिकेटेड केमिकल पार्क्स इन द कंट्री. इसका ड्यूरेशन क्या है? 2026-2027 से लेके 2030-31 तक. और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसीजर पर काम किया जाएगा, दैट इज प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर. अब ये प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है भाई? प्लग एंड प्ले, दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस कैन बी आस्क्ड इन योर प्रीलिम्स. प्लग एंड प्ले, ये जो टर्म दिया हुआ है प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है, अब देखो, अगर हमें अपनी मैन्युफैक्चरिंग को स्ट्रेंथन करना है तो मैन्युफैक्चरिंग एक लॉन्ग प्रोसेस होता है, उसमें ह्यूमंगस कैपिटल लगता है. तो बहुत से जो बिजनेसेस होते हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, दे टेंड टू डिस्टेंस करना चाहते हैं क्योंकि बहुत पैसे लग रहे हैं, लैंड का इश्यूज है. तो यहां पर एक कॉन्सेप्ट आया है विच इज प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर. मींस कि भाई देखो, अगर मुझे कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करनी है तो उसके लिए मुझे लैंड चाहिए,
ठीक है, पहले तो मैं लैंड एक्वायर करूंगा, और आपको पता है इंडिया में लैंड एक्वायर करना स्पेशली फॉर दी मैन्युफैक्चरिंग और इस तरह का कोई प्लांट है, एक टीडियस टास्क है। चलो मैंने लैंड एक्वायर कर लिया, फिर अब जब मैंने लैंड एक्वायर कर लिया तो मुझे हाई क्वालिटी मशीन्स, ठीक है, और जितनी भी इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल्स है वो सब कुछ रिक्वायर्ड होगा, तब जाकर जो है मैं अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को स्टार्ट कर सकता हूं। बट प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर क्या कहता है कि भाई अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग करनी है, इफ यू वांट टू बी इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, आपको इन सब की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर ये कहता है कि आपको एक प्री डेवलप्ड, व्हाट डू यू मीन बाय प्री डेवलप्ड साइट, प्री डेवलप्ड इंडस्ट्रियल साइट, यानी कि आपको लैंड, वहां पर जो भी मशीन्स रिक्वायरमेंट है, जो भी रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड है, वो आपको एज इट इज मिल जाएगा। आपको क्या करना है, इमीडिएटली यू हैव टू स्टार्ट योर मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन, इमीडिएटली यू हैव टू स्टार्ट योर मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस, दैट्स इट। सारा का सारा जो प्लांट है वो रेडी रहेगा, इंडस्ट्रियल साइट जो है वो डेवलप्ड रहेगी। यू जस्ट हैव टू कम, सेट अप योर मैन्युफैक्चरिंग एंड स्टार्ट योर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, दैट्स इट। तो ये प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये यू हैव टू नो दिस, ये पूछा जा सकता है, ठीक है। अब अगर मैं इस स्कीम की बात करूं, कॉन्टेक्स्ट बता चुका हूं, यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड भारत औद्योगिक विकास योजना रसायन और भव्य रसायन, जिसमें आपका 3 डेडिकेटेड केमिकल पार्क्स बनाए जाएंगे कंट्री में, और टारगेट क्या है, 100 प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल पार्क्स जो है वो क्रिएट होंगे। प्लग एंड प्ले क्या इंफ्रास्ट्रक्चर मैं बता चुका हूं। इसके साथ साथ ये जो भव्य रसायन स्कीम है उसके कुछ एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स भी हैं जो कि मैंने आपके लिए डाल दिया है, एक बार रीड कर लेना, ऐसा नहीं कि यू हैव टू मग इट, बट जस्ट गो एंड जस्ट हैव अ पासिंग रेफरेंस, दैट्स इट, और आपको बहुत ज्यादा इसमें डीप में नहीं जाना है, ठीक है। अब नेक्स्ट न्यूज क्या है, बड़ी हिस्टोरिक न्यूज रही है, विक्रम-1 चार्टिंग इंडियाज कॉस्मिक फ्यूचर्स, रिफॉर्म्स, प्रोग्रेस एंड लिफ्ट ऑफ। नाउ दिस टॉपिक इज रिलेवेंट फॉर प्री एज वेल एज योर मेंस, तो ये दोनों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ये आपके जीएस पेपर 3 में जो साइंस एंड टेक आता है ना, ये जो सेशन है ना, यहां पर मैं आपको एज इट इज बताऊंगा व्हेन इट कम्स टू योर मेंस कि कहां पर आप ये डेटा या ये जो टॉपिक है ये आपके रेलेवेंट हो सकता है। तो इस वजह से ऐसे जो है हम कनेक्ट करेंगे करंट को जीएस पेपर्स के साथ, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट क्या, देखो भाई बहुत बड़ी अचीवमेंट हुई है, अभी हम बात कर रहे हैं, प्रोटेस्ट हो रहे हैं, स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जेंजी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, एक साइड ऑफ द कॉइन है ये, वन साइड है, ठीक है, एक चेहरा है ये फेस का। अदर साइड क्या है, हम ये देख रहे हैं कि कुछ ऐसे मिलेनियल्स हैं, जेंजीज हैं जो इस तरीके के स्टार्टअप पर भी काम कर रहे हैं, एंड उसका बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है या बड़ा रेलेवेंट एग्जांपल है योर स्काई रूट एरोस्पेस, जो कि जिसने पहली बार इंडिया का फर्स्ट प्राइवेटली डेवलप्ड ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल इसको लॉन्च किया, सक्सेसफुली लॉन्च किया, और 350 kg जो पेलोड है ये इसकी कैपेसिटी है, और कहां पर इसको लॉन्च किया गया है, लो अर्थ ऑर्बिट, LEO। नाउ दिस पॉइंट इज रेलेवेंट फॉर योर प्रीलिम्स कि ये जो पहला इंडिया का प्राइवेट सक्सेसफुल लॉन्च हुआ है, ऑर्बिटल लॉन्च हुआ है, ये आपका लो अर्थ ऑर्बिट पर है। इसका काम क्या रहेगा कि जो कम्युनिकेशन है, नेविगेशन है, अर्थ के ऑब्जर्वेशन है, साइंटिफिक रिसर्च है, इसको ये स्ट्रेंथन कर सके। नाउ दिस पॉइंट इज रेलेवेंट फॉर योर प्रीलिम्स, ये थोड़ी आपको बेसिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। नाउ अब ये जो कुछ डेटा मैं आपको बताऊंगा, दिस कैन बी अ वेरी पोटेंशियल क्वेश्चन फॉर योर मेंस अपकमिंग मेंस 2026। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस तरीके से जो जो स्पेस स्टार्टअप्स हैं या जो स्पेस स्टार्टअप्स का पेनिट्रेशन है प्राइवेट में, वो कैसे हो रहा है, उसकी इवैल्यूएशन, उसकी इवोल्यूशन क्या है, तो वो थोड़ा सा आपको बताना होगा। अब जैसे एग्जांपल है 2014 में इफ यू टॉक अबाउट द स्पेस स्टार्टअप्स, प्राइवेट स्पेस स्टार्टअप्स, देन बैक इन 2014 वी हैव जस्ट 1 space startups, and now in the year 2026 we have more than 400 plus space startups are there, ठीक है। देन कुछ भाई ऑब्वियस सी बात है, अगर स्पेस स्टार्टअप्स इंक्रीज हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो स्पेस एक नीश, अगर हम टेक्नोलॉजी की भी बात करते हैं तो ये नीश टेक्नोलॉजीज में आता है, ठीक है। इसके लिए यू नीड ह्यूमंगस फंड, यू नीड स्किल्ड प्रोफेशनल्स। तो ऑब्वियस सी बात है इसमें पॉलिसीज भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं,
एंड यू नीड टू नो अबाउट दीज इंपॉर्टेंट पॉलिसीज। उसकी टाइमलाइन से एज इट इज पीआईबी में ही दिया है तो ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये जो प्राइवेट स्पेस, जो जैसे स्पेस, अगर मैं स्पेस की बात करूं तो इसरो की मोनोपोली रही है, ठीक है। मोनोपोली इज नॉट अ नेगेटिव टर्म। मोनोपोली मींस कि गवर्नमेंट का कहीं ना कहीं एक स्टांस रहा है, एक स्ट्रांग होल्ड रहा है। बट 2020 से क्या हुआ कि हमको ये था कि हमें यार अपनी स्पेस इकोनॉमी को इंक्रीज करना है, एंड एट द सेम टाइम हमें इसरो का जो वर्कलोड है उसे भी रिड्यूस करना है। क्योंकि अगर स्पेस में प्राइवेट सेक्टर आएगा, प्राइवेट पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, तो यहां से इसरो लॉन्च कर ही रहा है। चंद्रयान 3 की बात कर लें, आदित्य 11 की बात कर लें, अभी गगनयान की बात कर लें, और बहुत से कुछ एम्बिशियस जो मिशंस हैं वो लाइंड अप हैं व्हेन इट कम्स टू इसरो। तो यहां से इसरो कर ही रहा है अपने सारे मिशंस। अगर प्राइवेट पार्टिसिपेशन भी आ जाएगा तो ये जो हमारे एम्बिशंस हैं, हमारे जो लॉन्चेस हैं, ये और ज्यादा नंबर में बढ़ जाएंगे। सो विद दिस ऑब्जेक्टिव 2020 में क्या हुआ कि प्राइवेट सेक्टर को ओपन, स्पेस सेक्टर को प्राइवेट के लिए ओपन किया गया। एंड इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिसी भी इंट्रोड्यूस करी गई इन द ईयर 2023, विच इज इंडियन स्पेस पॉलिसी, जिसमें आपको एक इंपॉर्टेंट बॉडी दिखेगी, एंटिटी दिखेगी, दैट इज इन स्पेस, जो कि सीड फंड स्कीम। अब भाई सीड फंड का मतलब क्या होता है? जब भी आपको प्लांट ग्रो करना है, ठीक है, किसी भी प्लांट को फ्रक्टिफाई करने में what is the main ingredient or one of the main ingredients? We have seeds. तो इसी तरीके से अगर हमें स्पेस स्टार्टअप्स को इंक्रीज करना है, उसके नंबर्स को बढ़ाना है, तो हमें क्या चाहिए? हमें कैपिटल चाहिए। एंड इसके साथ इन स्पेस ये सीड फंड स्कीम पर काम करता है। 2024 में किस तरीके से नॉर्म्स रहेगा, गाइडलाइंस रहेंगी, किस तरीके से स्टार्टअप्स रहेंगे, कैसे फंडिंग आएगी, ये सारी प्रोसीजर्स को ऑथराइज किया गया। एंड 1000 करोड़ वेंचर कैपिटल फंड को स्टैब्लिश किया गया। ना व्हाट डू यू मीन बाय वेंचर कैपिटल? भाई देखो, कोई भी ऐसा टर्म है जो मुझे लगेगा आपको जानना चाहिए, चाहे वो छोटा सा छोटा टर्म हो, चाहे वो बहुत बड़ा टर्म हो, मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं उससे समझाऊं। अगर इन केस आप क्लास देख रहे हो, आपको लग रहा है कि यार ये टर्म मेरे से मिस हो गया है, तो यू कैन आस्क दैट पर्टिकुलर टर्म इन दी कमेंट बॉक्स, और या फिर आप मेरे से इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पर भी कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। सो वेंचर कैपिटल क्या है? व्हाट डू मीन बाय वेंचर कैपिटल? आपने शार्क टैंक देखा होगा। शार्क टैंक में जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो जाते हैं, अपना आइडिया पिच करते हैं, अपने बिजनेस के सेल्स को दिखाते हैं। क्यों? ताकि इन्वेस्टमेंट मिल सके। जब उनको इन्वेस्टमेंट मिलेगी सो वो अपने ऑपरेशंस को एक्सपैंड करेंगे। बट इन रिटर्न जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जिन्हें हम शार्क कहते हैं उस शो में, वो शार्क्स क्या करते हैं? इन रिटर्न दे सीक दी कंपनीज इक्विटी। तो इसी तरीके से वेंचर कैपिटल का मतलब क्या है कि जहां पर कोई भी पोटेंशियल स्पेस स्टार्टअप है तो उस पे वो फंड, उसमें वो कैपिटल इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन इन रिटर्न उस कंपनी की कुछ इक्विटी भी एक्वायर करेंगे। तो ये क्या होता है? वेंचर कैपिटल्स जो होते हैं या वेंचर इन्वेस्टर्स का आपने नाम सुना होगा। हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड। अगर वो स्टार्टअप चल गया पोटेंशियल के अकॉर्डिंग, तब तो फिर कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कम इन्वेस्टमेंट में हाई रिटर्न्स है। लेकिन अगर फ्लॉप हो गया तो जो मनी होता है वो स्टक भी हो जाता है। तो ये आपका 1000 करोड़ का वेंचर कैपिटल फंड बना। और फिर 2026 में ही आपका एक और इंपॉर्टेंट फंड बना, विच इज टेक्नोलॉजी एडॉप्शन फंड। तो ये पॉलिसी सपोर्ट्स हैं जिनके थ्रू हम देख रहे हैं कि अब स्पेस स्टार्टअप्स का नंबर इंडिया में 400 प्लस क्रॉस हो चुका है एंड काउंटिंग, ठीक है। अब इसका क्या रेलेवेंस है? आपसे पूछेगा ये इंडिया के लिए क्या मीन करता है ना। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक हम देखेंगे कि कॉमर्शियल कंपटीशन स्टार्ट होगा। अभी तक इसरो का एक इन्फ्लुएंस था, स्ट्रॉन्ग से था व्हेन इट कम्स टू स्पेस लॉन्चेस। अब एक कंपटीशन आएगा। इस वजह से आपने एक न्यूज भी देखी होगी कि मोर देन 100 साइंटिस्ट रिजाइन फ्रॉम इसरो, और वो प्राइवेट स्टार्टअप्स में जा रहे हैं व्हेन इट कम्स टू स्पेस। क्यों? क्योंकि यार प्राइवेट में थोड़ी सी बेटर सैलरीज रहती है। एक टाइम पर ना आप ये जैसे बहुत से इंडिया स्पेशली अगर मैं नदर्न पार्ट की बात करूं, यूपी हो गया, बिहार हो गया, हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, इवन दिल्ली हो गया, झारखंड हो गया, यहाँ के स्टूडेंट्स का ये रहता है यार कि गवर्नमेंट जॉब क्यों करनी है? गवर्नमेंट जॉब इसलिए करनी है क्योंकि स्टेबिलिटी है।
बट अगर मैं यहां की बात करता हूं ना, जब इसरो में साइंटिस्ट हो गए हैं, वहां पर है एक स्किल लेवल है, तो वहां पे उनको स्टेबिलिटी का एस्पेक्ट नहीं रहता। तो स्टेबिलिटी वाला जो फैक्टर है ना, मेरी सिंपल एक रिक्वेस्ट है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो अभी 12th में हैं या पास आउट कर रहे हैं या ग्रेजुएशन में है पास आउट कर रहे हैं, अपने स्किल्स को भी डेवलप करते रहो। पढ़ रहे हो, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करो, नो इश्यूज, एक टाइम रहते रहते तैयारी करो, बट एट द सेम टाइम ट्राई टू इनकलकेट सम स्किल्स ऑल्सो, सम हार्ड स्किल्स ऑल्सो, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत इवॉल्व हो रही है। सो यू नीड टू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एआई, मशीन लर्निंग, और जो भी आपको स्किल्स लगता है। अगर टेक्निकल स्किल नहीं है तो यू कैन गो फॉर डिजिटल मार्केटिंग, एनीथिंग डिजिटल, anything which counted as a hard skill, do integrate that particular skill along with your preparation, and at an early age, not कि after preparation, after your when attempts get exhausted, तब नहीं, अभी, ठीक है, along with your preparation 1 से 2 घंटा टाइम निकालो, मुश्किल है बट निकालो। फिर इंडिया अपना खुद का एक स्पेसएक्स इकोसिस्टम बनाना चाहता है। स्पेसएक्स क्या है भाई, कमेंट में बताना मुझे, स्पेसएक्स किस फाउंडर, मतलब इसका फाउंडर कौन है। तो अगर हम यूएस की बात करें, हम चाइना की बात करें, हम यूरोप की बात करें, यहां पर इवन जापान की बात करें, यहां पर आपको सिर्फ ऐसा नहीं है कि जो लॉन्चेस हो रहे हैं वो सिर्फ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ही कर रही है। यहां पर इन सब कंट्रीज में जो प्राइवेट या फिर जो स्पेस स्टार्टअप्स है वो भी बहुत तेजी से इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इंडिया भी उसी तरीके का जो इकोसिस्टम है वो लॉन्च करना चाहता है या वो बिल्ड करना चाहता है। देन एक और बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि अगर आप देखोगे, इसरो ने अपनी एक ग्लोबल इमेज स्टैब्लिश करी है विद द सक्सेसफुल लॉन्चिंग ऑफ चंद्रयान 3, आदित्य L1, अभी हमारा बड़ा ही एम्बिशियस प्रोग्राम गगनयान है। इससे पहले भी बहुत सारे ऐसे लॉन्चेस हैं। अब ये इससे क्या हो रहा है कि बहुत सी जो छोटी कंट्रीज हैं वो भी कहीं ना कहीं स्पेस में अपने हैंड्स को ट्राई करना चाहती हैं। चाहे मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज की बात करें, भले ही वहां पे अनस्टेबिलिटी है, दैट्स अ डिफरेंट पार्ट, बट वो भी करना चाह रहे हैं। अफ्रीकन कुछ कंट्रीज हैं। तो इस वजह से जो ग्लोबल स्मॉल सैटेलाइट मार्केट है या ग्लोबल स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च मार्केट, ये जो मार्केट है ये एक्सपैंड हो रहा है। क्यों? क्योंकि अब ऐसा नहीं कि अब कोई कंट्री स्पेस में अपना हैंड ट्राई करना चाहती है, वो सीधे बिग लॉन्चेस नहीं करेंगे, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्चेस, क्योंकि वो कंपैरेटिवली इजी है। इट इज नॉट दैट इजी, बट इफ यू कंपेयर विद द लार्ज सैटेलाइट्स, इट इज इजी टू लॉन्च स्मॉल सैटेलाइट। तो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च का जो मार्केट है वो एक्सपैंड हो रहा है, एंड इंडिया वांट्स टू टैप दिस एक्सपैंडिंग मार्केट। और वो कैसे होगा? इसरो तो है ही, बट उसके साथ हमारे पास जब एक्सपर्टीज रहेगी स्पेस स्टार्टअप्स के फॉर्म में, तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव है। एंड हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट टारगेट है कि हम अपनी स्पेस इकोनॉमी को $100 बिलियन ये टच कराना चाहते हैं बाय 2040। 44 बिलियन हमें टच कराना है बाय 2033 एंड 100 बिलियन बाय 2047। एंड अभी जो इंडिया का स्पेस इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन है वो अराउंड 2% है, इसे हम बढ़ाना चाहते हैं टू टिल अराउंड और टिल अप टू 10% एट लीस्ट। सो इस वजह से भी जो प्राइवेट सेक्टर है इसका जो पार्टिसिपेशन है, ये दिस इज क्रूशियल फॉर इंडियाज स्पेस इकोनॉमी। ठीक है, ये आप 4 पॉइंट्स एज इट इज मेंशन करोगे। ठीक है, नेक्स्ट है, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स, स्पेशली इंडियन पॉलिटी। प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी स्टेटमेंट एट द स्टार्ट ऑफ द मॉनसून सेशन ऑफ 2026। लास्ट मंडे ही मॉनसून सेशन स्टार्ट हुआ, बट अभी तो बहुत ज्यादा डिसरप्शन है बिकॉज ऑफ द स्टूडेंट प्रोटेस्ट, यूथ प्रोटेस्ट। बट अभी मैं जब रिकॉर्ड कर रहा था, जब मैं रिकॉर्ड करने आ रहा था, तो जो एजुकेशन मिनिस्टर है उन्होंने रिजाइन कर दिया है। सो होपफुली जो ये प्रोटेस्ट हैं ये नॉर्मलाइज्ड होंगे, ये बंद होंगे। जो फंक्शनिंग है मॉनसून की, जो सेशन पार्लियामेंट सेशन की, वो स्मूदन होगी। बट अभी तो इस वीक तो कुछ भी नहीं हुआ। तो अब क्योंकि सेशन स्टार्ट हो रहा है तो आपको कुछ सेशंस के बारे में जानना जरूरी है। अगर मैं समनिंग की बात करूं पार्लियामेंट की, तो वो किस आर्टिकल से रिलेटेड है? आर्टिकल 85। ये आपके स्टेट सिविल सर्विसेज के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। किसके पास पावर है टू कन्वीन अ सेशन? रेस्ट विद द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के पास पावर है। देन अगर मैं बात करूं समनिंग का क्या होता है, मतलब भाई जितने भी मेंबर्स हैं पार्लियामेंट के वो आके वहां बैठ रहे हैं। एटलीस्ट 3 सेशंस होते हैं, मतलब 3 सेशंस होते हैं, नॉट एटलीस्ट 3 सेशंस होते हैं पार्लियामेंट के। ठीक है, अगर मैं बात करूं विंटर सेशन हो गया, स्टार्ट ऑफ द ईयर, सॉरी नॉट विंटर, सॉरी इट्स बजट। ठीक है, बजट सेशन हो गया,
ठीक है, फिर आपका मॉनसून सेशन हो गया एंड फिर आपका विंटर सेशन हो गया। ये आपका फरवरी से लेके मार्च अप्रैल तक रहता है, फिर ये जुलाई से अगस्त, और फिर ये आपका ये नवंबर से दिसंबर तक का रहता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। एटलीस्ट 2 बार तो सेशन होना ही चाहिए। द गैप बिटवीन द 2 सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट कैन नॉट एक्सीड 6 मंथ्स। यानी कि अगर अभी जुलाई अगस्त में मॉनसून सेशन हो रहा है तो नेक्स्ट सेशन जो होगा उसका जो गैप है वो गैप शुड नॉट एक्सीड 6 मंथ्स। तो 6 मंथ मींस 1 साल में 2 बार तो सेशन होने ही होने हैं, पार्लियामेंट का सेशन होगा ही होगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स भी हैं जिसमें स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। पहला होता है अडजर्नमेंट। जैसे आपने देखा लोकसभा की सिटिंग स्टार्ट हुई, सेशन स्टार्ट हुआ, अडजर्न हो गया। क्यों? क्योंकि वहां पर डिमांड है, नीट एग्जाम की बात हो रही है, रेजिग्नेशन की बात हो रही है, जो अभी अयोध्या में टेंपल जो डोनेशन वाला इशू हुआ उसकी बात हो रही है, तो उस पर ऑपोजिशन बहुत ज्यादा अग्रेसिव है। जब अग्रेसिव है तो इधर साइड की भी नहीं बात हो रही, उधर साइड की भी नहीं बात हो रही, कोई सुनने को रेडी नहीं है। क्या होता है? अडजर्न कर दिया जाता है, टर्मिनेट कर दिया। अडजर्न मतलब टर्मिनेट कर दिया जाता है और बताया जाता है कि इतने टाइम के बाद मिलेंगे, 3 बजे मिलेंगे या कुछ दिन बाद, ये रहता है। ठीक है, ये स्पेसिफाइड टाइम के लिए रहता है। जो एडजर्नमेंट है उसकी टाइम स्पेसिफाई की जाती है कि भाई बिकॉज ऑफ द रक्सस, बिकॉज ऑफ द डिस्टर्बेंसेस जो है पार्लियामेंट को एडजर्न किया जा रहा है, एंड पार्लियामेंट विल मीट अगेन एट 3 PM और मे बी टुमारो, स्पेसिफाइड टाइम है। देन एक टर्म है एडजर्नमेंट साइन डे। जब आपने सिटिंग को टर्मिनेट किया है इनडेफिनिट टाइम के लिए, फिक्स नहीं किया है, तो उसे हम कहते हैं, इस टर्म को यूज करते हैं एडजर्नमेंट सेम डे। इंपॉर्टेंट, कंफ्यूजन होती। देन आता है एक और टर्म प्रोरोगेशन। ठीक है, क्या आता है? प्रोरोगेशन। इट इज द एंड ऑफ द सेशन। जब एक, जैसे मॉनसून सेशन है, ये मेरे ख्याल से 20 जुलाई से 13 अगस्त, या हाँ शायद 13 अगस्त तक है, या 20 अगस्त, ऐसी कुछ है। तो जब लास्ट डे रहेगा, जब ये सेशन कंप्लीट होगा, तो उसे क्या कहेंगे? प्रोरोगेशन। फिर टाइम बिटवीन द प्रोरोगेशन एंड रीअसेंबली, यानी कि विंटर बार बार विंटर निकल जा रहा है, यानी कि मॉनसून सेशन अभी 20 जुलाई को स्टार्ट हुआ एंड आई गेस ये अगस्त तक चलेगा। जब ये खत्म होगा तो उसे हम कहेंगे प्रोरोगेशन। मॉनसून सेशन और विंटर सेशन, यानी कि जब असेंबली जो पार्लियामेंट है वो रीअसेंबल हो रहा है, इस गैप को क्या कहते हैं? रिसेस कहते हैं। ठीक है, रिसेस कहते हैं। और अगर मैं प्रोरोगेशन की बात करूं तो ये सेशन एंड की बात करता है। बस ये चार टर्म्स हैं, ये आपको पता होने चाहिए। ये कंफ्यूजिंग हो जाते हैं, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है व्हेन इट कम्स टू योर एग्जामिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट है कोल गैसिफिकेशन टारगेट्स। नाउ दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट फॉर योर जीएस पेपर 3। ये आपका इकोनॉमी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एंड इसमें आपका साइंस एंड टेक भी आ रहा है, प्लस ये आपका प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो 2 सब्जेक्ट आ गए एज इट इज। गवर्नमेंट ने क्या किया है? कोल गैसिफिकेशन के टारगेट, एक एम्बिशियस टारगेट रखा है, अचीविंग 100 मिलियन टन्स ऑफ कोल गैसिफिकेशन कैपेसिटी बाय 2030। 2030 तक जो कोल गैसिफिकेशन की कैपेसिटी है उससे 100 मिलियन टन्स अचीव करने हैं। ये एम्बिशियस टारगेट रखा है गवर्नमेंट ने। प्रेजेंटली क्या है ये भी देखो, दिस इज इंपॉर्टेंट। अभी हम 22.6 मिलियन टन्स पर एनम जो है कोल गैसिफिकेशन कैपेसिटी को जनरेट कर रहे हैं। तो 22.6 से गवर्नमेंट ने इंक्रीज किया है टारगेट टू 100 मिलियन टन्स बाय 2030। कोल गैसिफिकेशन क्या होता है? देखो, अगर हम बात करें सिंपल जो प्लांट्स, पावर प्लांट्स हो गए या जो भी प्लांट जहां पे कोल यूज होता है, सिंपल कोल को क्या कहते हैं? बर्न कर दिया जाता है। कोल को सिंपल बर्न कर दिया जाता है एंड फिर उससे वो चलता है पावर प्लांट। बट कोल गैसिफिकेशन की बात करें तो ये डायरेक्टली कोल को बर्न नहीं करता है। ठीक है, ये क्रश्ड कोल को हीट करता है और इसमें हाई प्रेशर, ठीक है, हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर रहता है और लिमिटेड ऑक्सीजन रहता है। तो नॉर्मल अगर मैं प्रोसेस की बात करूं तो डायरेक्टली कोल को बर्न नहीं कर रहा है कोल गैसिफिकेशन, ये हीट कर रहा है क्रस्ट कोल को। क्रस्ट समझ लो ना, क्रस्ट ऐसे पार्ट्स में जो निकल रहे हैं, क्रस्ट कोल को हीट कर रहा है लिमिटेड ऑक्सीजन के साथ, बट विद हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। एंड इस प्रोसेस से क्या होता है? एक इंपॉर्टेंट फिनोमेना होता है, प्रोड्यूसेस सिन गैस। ये जो प्रोसेस होता है ये सिन गैस प्रोड्यूस करता है
और सिन गैस में आपको CO और H2 देखने को मिल जाएगा। और इसके बाद ये जो सिन गैस प्रोड्यूस हुआ है, फिर हम इसे मेथनॉल, अमोनिया, यूरिया, सिंथेटिक नेचुरल गैस, हाइड्रोजन, लिक्विड फ्यूल्स एंड केमिकल्स, इसमें जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि जो कोल गैसिफिकेशन है, हमारा जो पेट्रोकेमिकल फीड स्टॉक हो गया या हमारा फर्टिलाइजर हो गया, नेचुरल गैस हो गया, इसके इंपोर्ट में ये एज अ सब्स्टिट्यूट काम कर सकता है। यानी कि कोल गैसिफिकेशन से हम अपने जो एनर्जी इंपोर्ट्स कर रहे हैं, एनर्जी को जो इंपोर्ट कर रहे हैं, उसमें रिडक्शन आ सकता है। एंड दैट्स व्हाई कोल गैसिफिकेशन का टारगेट भी अचीव किया गया है, क्योंकि आज की डेट में हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी एनर्जी को रिड्यूस करना चाहते हैं, अपनी एनर्जी डिपेंडेंसी को रिड्यूस करना चाहते हैं। क्योंकि हमने देख लिया है भाई कि कल को कहीं और क्राइसिस हुआ तो क्रूड ऑयल के क्राइसिस आ सकते हैं, LPG के क्राइसिस आ सकते हैं। दैट्स व्हाई वी आर मोर फोकसिंग ऑन क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, एंड फिर आपका कोल गैसिफिकेशन, ये सारी चीजों पर प्रोसेस किया जा रहा है। और उसका ये डायग्राम भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये आपका एक ये क्रस्ट जो मैंने कोल कहा था, ये कहीं ना कहीं आपका क्रस्ट कोल है। इस क्रस्ट कोल को हीट करता है, इसमें लिमिटेड ऑक्सीजन रहता है। ठीक है, लिमिटेड ऑक्सीजन रहता है, हाई पावर, हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर। ठीक है, हीट हो गया, ऑक्सीजन स्टीम हो गया, फिर आपका ये सिन गैस आई। ठीक है, और बेनिफिट क्या रहता है, की बेनिफिट्स क्या रहते हैं कोल गैसिफिकेशन के, क्योंकि इसमें एमिशंस बहुत ज्यादा लो रहते हैं, क्योंकि डायरेक्टली नहीं हीट कर रहा है। अगर डायरेक्टली कोल बर्न होगा तो एमिशंस हाई होंगे, बट डायरेक्टली नहीं हो रहा है, दैट्स व्हाई एमिशंस कम होते हैं। एनर्जी सिक्योरिटी एनहांस होती है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये जो सिन गैस है, इसको हम इन सब में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमारी जो एनर्जी सिक्योरिटी है, इसे भी हम क्या करेंगे, इसे भी वी आर इंश्योरिंग आवर एनर्जी सिक्योरिटी। डन। देन डाइवर्स प्रोडक्ट, हम क्योंकि हम इस तरह के प्रोडक्ट्स को यूज हम जनरेट कर सकते हैं, स्टैब्लिश कर सकते हैं या कन्वर्ट कर सकते हैं, तो डाइवर्स प्रोडक्ट, एंड एट द सेम टाइम ये जो साइकिल है, इससे हाई एफिशिएंसी प्रोवाइड होती है। तो ये आपके की बेनिफिट्स हैं जो कि आप लास्ट में लिखोगे। ये सिंपल प्रोसेस है आपका भाई कोल गैसिफिकेशन का। ठीक है, नेक्स्ट, क्योंकि देखो पीआईबी में क्या होता है ना, पीआईबी में स्कीम्स बहुत ज्यादा आती हैं, तो ये जो स्कीम्स का एक रहता है ना कि कौन सी पढ़े कौन सी नहीं पढ़े, पीआईबी बेस्ट सोर्स है करंट अफेयर्स की, स्कीम्स की, प्रोसेस की, ये बहुत है। क्योंकि गवर्नमेंट जो प्रोसेस पर फोकस कर रही है, मींस सोसाइटी में वही नीड्स है, वही तो यूपीएससी पूछने के चांसेस रखेगा ना। वी हैव स्किल इंडिया मिशन। अब स्किल इंडिया मिशन आप सोच रहे हो, नाम से आ रहा है, यानी कि स्किलिंग, रीस्किलिंग और अपस्किलिंग पर फोकस कर रहा है। और क्या हुआ है कि जो स्किल इंडिया मिशन का जो नेटवर्क है ना, ये काफी ज्यादा एक्सटेंड कर गया है। वही ये बता रहा है, जिसमें आपका प्रधानमंत्री विकास कौशल योजना हो गया, जन शिक्षान संस्थान हो गया, नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम हो गई, और क्राफ्टमैन ट्रेनिंग स्कीम हो गई। ठीक है, तो ये मेंशन है, ये आर्टिकल आया था, तो इस वजह से आपको थोड़ा सा स्किल इंडिया मिशन के बारे में जानना है। स्किल इंडिया मिशन क्या कह रहा है, स्किल, रीस्किल, अपस्किल। ऑब्वियस सी बात है, इंडिया के यूथ, हमारी जो जो हमारे पास डेमोग्राफिक डिविडेंड है, पॉजिटिव डेमोग्राफिक जो डिविडेंड है, उसको पॉजिटिवली यूज करने के लिए अगर हमें चाहिए एम्प्लॉयमेंट बढ़े, एंटरप्रेन्योरशिप बढ़े, क्वालिटी जॉब अपॉर्चुनिटीज है, वो कैसे होगा, जब तक हम यूथ में स्किल नहीं प्रोवाइड करेंगे। इंडिया के यूथ को स्किलफुल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट एग्जामिनेशन और नॉट, यू नीड टू हैव अ स्ट्रॉन्ग होल्ड इन एनी ऑफ द स्किल्स। ये मैं आपसे बार बार बोल रहा हूं और ये आपको रखना पड़ेगा। स्पेशली मैं बात कर रहा हूं यूपी और बिहार के जो एस्पिरेंट्स हैं। यार तैयारी करो एग्जाम की, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने भी की है, ठीक है, बट स्किल भी जनरेट करो, स्किल्स भी सीखो, सो दैट बिल्कुल डिपेंडेंट रहनी नहीं चाहिए गवर्नमेंट पर ही, सब गवर्नमेंट एग्जाम पर डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। लिमिटेड सीट्स आती हैं, हर साल कंपटीशन बढ़ रहा है, और इस वजह से स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दैट्स व्हाई दिस स्किल इंडिया मिशन। एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट, फरवरी 2025 में क्या हुआ कि रीस्ट्रक्चर्ड स्किल इंडिया मिशन, इसको अप्रूव किया गया। ये सारे पॉइंट्स प्रीलिम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रीस्ट्रक्चर्ड स्किल इंडिया मिशन, इसको अप्रूव किया गया, और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स को मर्ज किया गया, जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0,
जैसे प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम, जैसे जन शिक्षण संस्थान स्कीम, इनको एक सिंगल सेंट्रल सेक्टर स्कीम में बनाया गया ना। व्हाट डू मीन बाय सेंट्रल सेक्टर स्कीम? इसका मतलब यह है कि 100% जो इंप्लीमेंटिंग अथॉरिटी है, फंडिंग अथॉरिटी है, वो कौन है? वो सेंट्रल गवर्नमेंट है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम क्या होता है? उसमें सेंटर और स्टेट दोनों 60-40 हो गया, 90-10 के इशू पर जो 90-10 रेशियो पर जो है वो इंप्लीमेंटेशन और फंड करते हैं। सेंट्रली सेक्टर, अगर मैं सेंट्रल सेक्टर स्कीम की बात करूं तो इसमें 100% सेंट्रल गवर्नमेंट होता है। तो रीस्ट्रक्चर्ड स्किल इंडिया मिशन को अप्रूव किया गया है एंड इसमें इन स्कीम्स को मर्ज किया गया। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट, जो भी कोर्स आप स्किल इंडिया मिशन से एक्वायर कर रहे हो, ये आपका स्किल इंडिया प्रोग्राम के साथ अलाइंड होता है, जो कि नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क से अलाइंड है, और ये इसको आपका डिजी लॉकर और नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क के साथ भी इंटीग्रेट किया जाएगा। तो जो आप स्किल इंडिया मिशन में जब आप स्किल सीखोगे तो आपको सर्टिफिकेट्स मिलेंगे, वो सर्टिफिकेट्स आपके अलाइन रहते हैं नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क से, और यही फिर आपका डिजी लॉकर और नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क पे भी इंटीग्रेट होगा। डन, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। अब क्योंकि मैंने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की बात करी, तो उसके अब ये 4 फेज है। फेज 1 यूथ एज अ पायलट 2015-16 में लॉन्च हुआ था। फेज 2 मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया पर फोकस था, 1.10 करोड़ इंडिविजुअल्स। फेज 3 ऑब्वियसली बात है 2020 से 2022, 2020 पिवटल ईयर बिकॉज कोविड एंटर्स, तो कोविड-19 वॉरियर्स पर फोकस किया गया, और स्किल हब इनिशिएटिव अंडर, क्योंकि 2020 में एक और इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव आया, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। देन फेज 4 2022 से 2026 तक, इसमें फोकस किया, क्या कहां किया जा रहा है? प्रायर लर्निंग पर किया जा रहा है, पीएम नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम पे किया जा रहा है, जन शिक्षण संस्थान हो गया, पीएम विश्वकर्मा हो गया, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन हो गया। ये भी एक और इंपॉर्टेंट स्कीम है, जन शिक्षण संस्थान, इसके बारे में भी देखो। ये क्या प्रोवाइड करता है? वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, किसको? नॉन लिटरेट्स और स्कूल ड्रॉप आउट्स को। नॉन लिटरेट्स और स्कूल ड्रॉप आउट्स को जो जन शिक्षण संस्थान है, ये वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है। लो कॉस्ट फ्लेक्सिबल स्किलिंग, जो कि आपका पीएम जनमन और उल्लास जो स्कीम है इसके साथ अलाइंड है, सो दैट ये किसको प्रमोट कर रहा है? इंक्लूसिव स्किलिंग। आज भी अगर मैं बात करूं तो स्कूलिंग जो है वो एक टफ टास्क है। बहुत से जो स्टूडेंट्स हैं वो स्कूल नहीं जा पाते हैं, बहुत से जो बच्चे हैं इंडिया में स्कूल नहीं जा पाते हैं, तो उनको वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाए, सो दैट एक स्किल में डिवाइड ना आ जाए कि जो स्किल एक्वायर कर सकता है उसके पास है, जो नहीं कर सकता उसके पास नहीं। इंक्लूसिव, एवरीथिंग शुड बी इंक्लूसिव इन भारत, एंड दैट्स व्हाई वी हैव दिस जन शिक्षण संस्थान, जो कि नॉन लिटरेट्स, नियो लिटरेट्स और स्कूल ड्रॉप आउट्स को वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड्स करता है, इंक्लूसिव स्किलिंग को प्रमोट करता है। ठीक है। देन स्टेटस ऑफ अपग्रेडेशन अंडर पीएम सेतु। पीएम सेतु मींस स्किलिंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू अपग्रेडेड आईटीआईज। इंपॉर्टेंट, ऑब्वियसली बात है यार, आईटीआईज डिप्लोमा आपने टर्म सुना होगा। ठीक है, ये सारे जो कोर्सेज होते हैं आपके आईटीआईज से होते हैं। तो आईटीआईज मैन्युफैक्चरिंग हो गया, एम्प्लॉयमेंट हो गया, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है। तो उसको अपग्रेड किया जाए, उसको मॉडर्नाइज किया जाए, स्किलफुल बनाया जाए, एम्प्लॉयमेंट वहां से जनरेट की जाए। दैट्स व्हाई वी हैव दिस पीएम सेतु स्कीम। ठीक है, और इसमें आपको 2 कंपोनेंट्स देखने को मिलेंगे। पहला तो यह है कि पहले कंपोनेंट में क्या है कि जो 1000 गवर्नमेंट आईटीआईज हैं इनको अपग्रेड करना है। अपग्रेड का मतलब क्या है, समझ ही रहे हो भाई, इनको मॉडर्न बनाना है। कैसे बनेगा? स्मार्ट क्लासरूम्स होने चाहिए, मॉडर्न लैब्स के थ्रू, डिजिटल कंटेंट और न्यू कोर्सेज जो कि इंडस्ट्री नीड के साथ अलाइन कर रहे हैं। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टाइम पे आप पुराने कोर्सेज तो नहीं पढ़ोगे ना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में डेटा एनालिटिक्स हो गया, पाइथन हो गया, टैब्ल्यू हो गया, एसक्यूएल हो गया, पावर बीआई हो गया। अब अगर आपको इंडस्ट्री में जॉब चाहिए तो यू नीड टू हैव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ पावर बीआई, तभी आप प्रेजेंटेशन रखोगे। अब आप वो पेन पे थोड़ी समझाओगे, ठीक है, क्योंकि हम डेटा के एज में रह रहे हैं। तो पहला कंपोनेंट है 1000 जो गवर्नमेंट आईटीआईज है, इन्हें अपग्रेड करना है। किस मॉडल पर?
हब एंड स्पोक, हब एंड स्पोक मॉडल पर सॉरी, हब एंड स्पोक मॉडल पर जो है आपका ये अपग्रेडेशन होगा। व्हाट डू मीन बाय हब एंड स्पोक मॉडल? भाई देखो, अगर आपने कार की बाइसाइकिल का व्हील अगर देखा है, ठीक है, जिसमें आपका एक हब रहता है और कुछ इस तरीके से बाइसाइकिल रहती है, ठीक है, तो हब एंड स्पोक मॉडल भी यही है, जिसमें आपका हब रहेगा और फिर रिसोर्सेस को प्रॉपरली एफिशिएंटली यूटिलाइज किया जा सके, ये स्पोक मॉडल्स रहते हैं। तो हब एंड स्पोक मॉडल, क्लियर हो गया? देन सेकेंड कंपोनेंट है जिसमें आपका जो 5 NSTIs हैं, डिफरेंट जो सिटीज में लोकेटेड हैं, इनको एडवांस ट्रेनिंग और ग्लोबल पार्टनरशिप और करिकुलम डेवलपमेंट ये फोकस करना है। तो कंपोनेंट 1 1000 गवर्नमेंट ITIs को अपग्रेड और कंपोनेंट 2 आपका ये NSTIs। डन, बस। फिर है एक और इंपॉर्टेंट स्कीम, दैट इज स्माइल स्कीम। अब स्माइल स्कीम की अगर मैं बात करूं, स्माइल स्कीम की अगर मैं बात करूं, अब या तो ये स्कीम आ गई तो आपको या तो पता है या तो नहीं पता है, इसमें कोई गेस तो लग नहीं रहा है। तो ये जो स्कीम है ये आपकी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट इसने लॉन्च करी है। जो मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स हैं उनको ये सपोर्ट करता है। एंड इसका क्या ऑब्जेक्टिव है? टुवर्ड्स अ भिक्षावृत मुक्त भारत, यानी कि बेगिंग फ्री इंडिया। इंडिया में बेगिंग को पूरी तरीके से खत्म किया जाए, ठीक है, जो भिक्षा मांगते हैं, जो बेग करते हैं, बेगिंग, उसको पूरी तरीके से एलिमिनेट किया जाए, उस ऑब्जेक्टिव के साथ स्माइल स्कीम लॉन्च करी है। किसने? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्प्लॉयमेंट, दैट्स इट। और बाकी और भी मैंने चीजें ऐड करी हुई हैं, ये आप देख लेना, बट ये 2 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो यू नीड टू हैव दैट प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, ये भी प्री के लिए इंपॉर्टेंट है। एक प्राइम मिनिस्टर अगर किसी यूनियन मिनिस्टर का आर्टिकल शेयर कर रहे हैं किसी स्कीम से रिलेटेड, तो वो ऑटोमेटिकली ही काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। वो स्कीम कौन सी है? प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस, दैट इज PMFME। जो यूनियन मिनिस्टर हैं चिराग पासवान जी, उन्होंने ये रिवील किया, ये आर्टिकल शेयर किया पीएम मोदी ने, कि जो PMFME स्कीम है इसने क्या किया है, 2 लाख क्रेडिट सैंक्शंस जो हैं ये क्रॉस कर लिया है। तो इस वजह से ये जो स्कीम है ये न्यूज में आई है आपकी, एंड यू नीड टू नो अबाउट दिस स्कीम PMFME। अब ऑब्वियसली बात है, अगर हम PMFME की बात करें तो ये क्या बात करता है? ये फूड प्रोसेसिंग की बात करता है, फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, जिसमें वोकल फॉर लोकल, कोविड के टाइम पर ये स्लोगन दिया गया था, वोकल फॉर लोकल, सो दैट हम अपनी डिपेंडेंसी स्पेसिफिकली चाइना पर रिड्यूस कर सकें। तो वोकल फॉर लोकल प्रोडक्ट को रूरल एंटरप्रेन्योर्स के साथ इंटीग्रेट किया जाए, सो दैट वो फॉर्मल इकोनॉमी का पार्ट बने व्हेन इट कम्स टू फूड एंटरप्राइजेस। इस ऑब्जेक्टिव के साथ ये स्कीम लॉन्च हुई है, 2020 में लॉन्च हुआ था, और ये आपकी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। मींस सेंट्रल गवर्नमेंट एंड वेरियस स्टेट गवर्नमेंट्स बिल के फंड और इंप्लीमेंट करेंगी। डन है। इस स्कीम के कुछ सेलिएंट फीचर्स भी देख लो भाई। और सी बात है, अगर हम रूरल एंटरप्रेन्योर्स की बात कर रहे हैं, अगर हम फूड एंटरप्राइज की बात कर रहे हैं, तो वी नीड इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको ये सपोर्ट करता है। क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी को सपोर्ट करता है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, भाई किसी भी एक डिस्ट्रिक्ट में कोई प्रोडक्ट है, उसे जब आप अपने फूड एंटरप्राइजेस में इंटीग्रेट कर दोगे, तो वैसी बात है जो फूड एंटरप्राइजेस है वो बहुत उसके चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। देन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आइडेंटिफाई कर सकें। अब भाई रूरल एंटरप्रेन्योर्स है, उनको शायद इतना अवेयरनेस नहीं है, सो फॉर दैट वी हैव सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। लेकिन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स भी क्या करेंगे जब उनके पास फंडिंग नहीं रहेगी? तो सीड कैपिटल्स प्रोवाइड किया जाता है, एंड देन मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग भी इसी स्कीम के अंडर रहेगी, क्योंकि हम रूरल एंटरप्राइजेस की बात कर रहे हैं, उनको नहीं इतना अवेयरनेस रहता है यार कि किस तरीके से मार्केटिंग करनी है, किस तरीके से ब्रांडिंग करनी है। एंड वी आर लिविंग इन द 3rd decade of 21st century एंड मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग इज एवरीथिंग। पॉलिटिशियन की बात कर लें, हम एजुकेटर्स की बात कर लें, आप एस्पिरेंट्स की बात कर लें, एवरीबडी इज मार्केटिंग देमसेल्फ, एवरीबडी इज ब्रांडिंग देमसेल्फ, दैट्स इट। सो मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉजिटिव नेगेटिव इज अ डिफरेंट एस्पेक्ट, बट मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग बहुत पोटेंट टूल है। और इस वजह से अगर आपको स्किल्स के कुछ देखने भी ना कोर्सेज, तो यू कैन गो फॉर दिस मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग, बहुत इंपॉर्टेंट, स्पेशली डिजिटल।
ठीक है, चलो। गवर्नमेंट एक्सपैंड्स एफटीएस, एक्सपोर्ट प्रमोशन मेजर्स टू डाइवर्सिफाई एक्सपोर्ट मार्केट। नाउ दिस इज रिलेटेड टू योर जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस, स्पेसिफिकली मीन्स क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाई इंडिया इज साइनिंग सो मेनी एफटीएस। क्योंकि अगर आप देखोगे तो हमने मॉरिशस, यूएई, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, यूरोपियन यूनियन, ओमान, यूके एंड द मोस्ट रिसेंट वन इज न्यूजीलैंड, इनके साथ हमने एफटीएस साइन किए हैं। तो एक पोटेंशियल क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाई इंडिया इज साइनिंग सो मेनी एफटीएस। क्योंकि आप देखोगे कि रीसेंट ईयर्स में हमने मल्टीपल कंट्रीज के साथ एफटीएस साइन किए हैं। अब अगर आपका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर क्वेश्चन आ गया तो कैसे स्टार्ट करोगे? द बेस्ट थिंग इज to start this particular answer with a proper definition of FTA, which says free trade agreement is a legal pact. It is a legal pact. Free trade agreement is a legal pact between two or more countries to reduce or eliminate trade barriers like tariffs, quotas and subsidies on goods and services. Obviously इसका सिंपल एग्जाम्पल यह है कि जैसे न्यूजीलैंड हो गया, हमने न्यूजीलैंड के साथ एफटीए साइन किया। इस एफटीए में हमने क्या बोला कि जो न्यूजीलैंड के प्रोडक्ट्स हैं जब वो इंडिया के मार्केट में आएंगे तो हम भाई जो भी कस्टम ड्यूटीज लग रही है उसको या तो बिल्कुल रिड्यूस कर देंगे या एलिमिनेट कर देंगे, एलिमिनेट टू जीरो। एंड द सेम मॉडल और द सेम थिंग will be happen to Indian products when it reaches the न्यूजीलैंड मार्केट। तो न्यूजीलैंड के मार्केट में जब हमारे प्रोडक्ट्स आएंगे तो न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट भी, न्यूजीलैंड की अथॉरिटीज भी हमारे प्रोडक्ट्स पर कस्टम ड्यूटीज, टैरिफ्स को बिल्कुल रिड्यूस या जीरो कर देगी। इससे क्या होगा कि जब एडिशनल टैरिफ्स वगैरह नहीं लग रहे हैं तो हम न्यूजीलैंड के मार्केट में अपने प्रोडक्ट्स को कॉम्पिटिटिव प्राइस में सेल कर सकेंगे। जब कॉम्पिटिटिव प्राइस में सेल होगा और ह्यूमन बिहेवियर, आप चाहे इफ यू आर लिविंग इन इंडिया, यू आर लिविंग इन यूरोप, यू आर लिविंग इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, अगर ह्यूमंस को कोई प्रोडक्ट दिख रहा है कम प्राइस में एंड सेम क्वालिटी मिल रही है तो डेफिनेटली उसी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी। जब उस प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी तो अल्टीमेटली हमारे एक्सपोर्ट बढ़ेंगे। तो इस वजह से इंडिया जो है या जो कंट्रीज हैं वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करती हैं सो दैट दोनों कंट्रीज एक दूसरी कंट्री के मार्केट को एक्सेस कर सके। बट इसमें एक और इंपॉर्टेंट क्लॉज भी रहता है कि दोनों कंट्रीज एफटीएस में जो इन्वॉल्व हैं वो एक सेंसिटिव लिस्ट भी प्रिपेयर करती हैं। ठीक है, वो एक सेंसिटिव लिस्ट भी प्रिपेयर करती हैं। ठीक है, वो एक क्या करती हैं, वो एक सेंसिटिव लिस्ट भी प्रिपेयर करती हैं। इस सेंसिटिव लिस्ट में वो प्रोडक्ट्स रहते हैं जिन पर इंडिया जो है वो टैरिफ, कस्टम ड्यूटी सब रिड्यूस नहीं करेगा। जैसे अगर न्यूजीलैंड का प्रोडक्ट है वो कोई एग्रीकल्चर कमोडिटी है तो हमने एग्रीकल्चर हो गया, डेयरी हो गया, इन सारे प्रोडक्ट्स को, ठीक है, इन सारे प्रोडक्ट्स को हम सेंसिटिव लिस्ट में डालते हैं सो दैट हमारे जो फार्मर्स हैं इनकी लाइवलीहुड को हम प्रोटेक्ट कर सके। एंड ये एक रीजन भी है जिसकी वजह से जो इंडिया यूएस का ट्रेड डील है, जो इंडिया यूएस का ट्रेड डील है ये नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि जो यूएसए है उसको इंडिया के एग्रीकल्चर मार्केट का एक्सेस चाहिए। वो कह रहा है कि जब यूएस के प्रोडक्ट्स आएंगे, यूएस के जब एग्रीकल्चर कमोडिटीज आए तो आप टैरिफ और कस्टम ड्यूटीज मत लगाओ। बट अगर ऐसा हुआ तो यूएस के जो सोफिस्टिकेटेड नीश प्रोडक्ट्स हैं वो हमारे जो फार्मर्स हैं वो कॉम्पीट नहीं कर पाएंगे। एंड दैट्स व्हाई ये ट्रेड डील में रोड ब्लॉक चल रहा है कंटिन्यूसली। तो ये एफटीए में आपका एक सेंसिटिव लिस्ट भी आती है। ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा मार्केट एक्सेस मिले कंट्रीज। इसीलिए आप देखते हो ना, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के नेगोशिएशंस बहुत टाइम तक लगते हैं। इंडिया यूरोपियन यूनियन की जो ट्रेड डील हुई इन द ईयर 2026, राइट एट द स्टार्ट ऑफ 2026 इन द मंथ ऑफ जनवरी, उसके डिस्कशन 2 डेकेड से चल रहे थे, 2006 से चल रहे थे, अब जाके फाइनलाइज हुआ। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि व्हाई इंडिया इज साइनिंग सो मेनी एफटीएस। भाई पहली बात तो ये है कि जो ग्लोबल जियोपॉलिटिकल रिस्क, आज डेट में जो ग्लोबल ऑर्डर है ये अनसर्टन है। रशिया यूक्रेन क्राइसिस चल रहा है, ठीक है, इधर फिर ईरान और यूएस का क्राइसिस बहुत ज्यादा एक्सेलेरेट अभी कर गया है। अभी तो अब ना इंडिया में बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट पर फोकस्ड है। हमें अभी पता नहीं कि यूएस और ईरान की वॉर कितनी ज्यादा एस्केलेट कर चुकी है। इवन यूएसए और सऊदी अरेबिया ने न्यूक्लियर सिविल कोऑपरेशन डील साइन कर ली 30 इयर्स के लिए।
इधर ईरान न्यूक्लियर के भी कुछ वार्निंग्स दे रहा है. सो दिस वॉर इज गेटिंग ब्लडी एंड एट द सेम टाइम दिस वॉर इज गेटिंग एस्केलेटिंग. तो हम चाह रहे हैं कि हम जो है मल्टीपल कंट्रीज के साथ एफटीए साइन किए रहे सो दैट हमें डिपेंडेंसी ना रहे. हम एक्सपोर्ट, हमारा जो एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है उसके मार्केट को एक्सपैंड कर रहे हैं. इसमें एक रीजन यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप भी हैं, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने 50% टैरिफ जब लास्ट ईयर इंपोज किया, तो डेफिनेटली इंडिया यूएस की अगर मैं बात करूं तो हम एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं यूएसए को कंपेयर टू व्हाट वी इंपोर्ट फ्रॉम यूएसए. तो ये जो ट्रेड सरप्लस था ये हमको फेवर करता था, या जो ट्रेड बैलेंस था या जो ट्रेड सरप्लस था वो हमको फेवर करता था. यूएस ने टैरिफ इंपोज कर दिए, हमारे एक्सपोर्ट हैम्पर हुए. तो इस वजह से हमें एक्सपोर्ट, मतलब हमारा जो एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है वो डिफरेंट रीजन, डिफरेंट कंट्रीज में. इस वजह से आप देखोगे कि पैसिफिक में इधर न्यूजीलैंड से साइन किया, इधर यूरोप में यूके से किया, इधर मिडिल ईस्ट में ओमान से किया, यूरोप से किया, फिर इधर ऑस्ट्रेलिया से किया, मॉरिशस से है, और भी मल्टीपल. इधर कनाडा से भी इस साल एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि शायद डिस्कशन हो सकता है, विच इज इन नॉर्थ अमेरिका. तो डिफरेंट रीजन, डिफरेंट कंट्रीज के साथ हम कर रहे हैं सो दैट जो एक्सपोर्ट का मार्केट है उसे हम डाइवर्सिफाई कर सके. देन चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी, इसको इंडिया कैपिटलाइज करना चाहता है. यार जब कोविड-19 स्ट्रक डाउन हुआ तो सिर्फ इंडिया को रियलाइजेशन नहीं हुआ कि वी आर टू मच डिपेंडेंट ऑन चाइना व्हेन इट कम्स टू सप्लाई चेन, ये पूरे वर्ल्ड को रियलाइज हुआ. And then come a very important concept, especially from the western sides, and that concept is China plus one strategy. That means, or which says that the world needs to reduce their dependency on China, and that's why we need to have alternative countries that can compete with China when it comes to supply chain and manufacturing. And इसको capitalize करने के लिए इंडिया जो है, क्योंकि इंडिया के पास, हमारे पास यंग पॉपुलेशन है, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है, ह्यूमंगस मार्केट है, तो हम चाइना प्लस वन की स्ट्रैटेजी को कैपिटलाइज करना चाहते हैं. वो कैसे होगा? जब हम मल्टीपल कंट्रीज, मल्टीपल रीजन्स में फ्रीली जो है वो ट्रेड करेंगे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करेंगे. तो ये एक रीजन है. देन मार्केट डाइवर्सिफिकेशन, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा जो वेस्टर्न नेशन में एक्सपोर्ट जाता है, जो हम एक्सपोर्ट करते हैं, उसमें मेजॉरिटी हम यूएस में करते हैं. तो कल को कोई और कंट्री का कोई और प्रेसिडेंट आए, उसने इंडियन प्रोडक्ट्स पर टैरिफ लगाने लग गया, तो इस वजह से हम अपने मार्केट को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं. फिर लेबर इंसेंटिव सेक्टर्स बहुत ज्यादा बूस्ट होते हैं व्हेन इट कम्स टू एफटीए, क्योंकि अगर जीरो या लो टैरिफ एक्सेस है तो उससे जो इंप्लॉयमेंट जनरेटिंग इंडस्ट्रीज है, जैसे टेक्सटाइल्स हो गई, ठीक है, अपैरल हो गया, फुटवियर हो गया, लेदर हो गया, जेम्स एंड ज्वेलरी हो गए, इनकी यहां पे जो वर्कर्स काम करते हैं उनके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो जाता है. देन जो ग्लोबल वैल्यू चेन है उसमें हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग को, अपने प्रोडक्ट्स को इंटीग्रेट कर सकेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली बात है जब हमारे प्रोडक्ट न्यूजीलैंड भी जा रहा है, वहां पर उसकी डिमांड आ रही है, यूके में उसकी डिमांड है, यूरोप में उसकी डिमांड है, इधर ओमान में उसकी डिमांड है, ठीक है. तो और अगर हम कंट्रीज के साइन करेंगे, कनाडा में है, तो मल्टीपल जगहों पे हमारे प्रोडक्ट्स हैं. तो इससे क्या होगा? ग्लोबल सप्लाई चेन में इंडिया के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको इंटीग्रेट किया जा सकेगा. और एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि हमारे जो इंडियन मैन्युफैक्चरर्स हैं, अब जैसे क्या होता है ना कि इंडियन मैन्युफैक्चरर्स, अब जैसे क्या हमें अपनी मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट करनी है, तो कई बार क्या होता है कि रॉ मटेरियल्स हम इंपोर्ट करते हैं, इस रॉ मटेरियल से फिर हम फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाते हैं. बट अगर ये रॉ मटेरियल ही कॉस्टली होगा, ये रॉ मटेरियल ही अगर कॉस्टली होगा तो फिर ये जो फिनिश्ड प्रोडक्ट बनेगा ये भी कॉस्टली होगा. जब ये कॉस्टली बनेगा तो कंज्यूमर को भी ये कॉस्टली पड़ेगा, और हमको अगर ये कॉस्टली पड़ेगा तो क्या ये प्रोडक्ट की डिमांड आएगी? नहीं आएगी. तो हमारी मैन्युफैक्चरिंग, इंडियन मैन्युफैक्चरिंग को, इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को एक बूस्ट मिल सके, तो अगर रॉ मटेरियल एक ऐसी कंट्री के से आ रहा है जिससे हम अपना एफटीए किए हुए हैं, तो वो जो रॉ मटेरियल की प्राइस है वो बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव पड़ेगी हमारे मैन्युफैक्चरर्स को. उससे जो फिनिश प्रोडक्ट्स बनेगा वो कॉम्पिटिटिव रहेगा, इससे जो कंज्यूमर्स हैं उसकी डिमांड बढ़ेगी, जब डिमांड बढ़ेगी तो फिर यहां से सप्लाई बढ़ेगा, एंड दिस विल बी अ पॉजिटिव साइकिल. क्लियर है? तो ये आपके कोर ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनकी वजह से इंडिया जो है वो एफटीए को पुश कर रहा है. 1 2 3 4 एंड देन वी हैव 5 6 रीजंस, 6 major reasons why India is signing so many FTAs presently. ठीक है, इतना लिखोगे, डन एंड डस्टेड है.
कुछ और अभी कंट्रीज के साथ पेंडिंग है, जैसे पेरू के साथ है, इजराइल के साथ है, कनाडा हो गया, मालदीव्स हो गया, कोरिया हो गया, साउथ कोरिया, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो और भी आप एक्सपेक्ट करके चलो कि 2026 में और भी जो कंट्रीज है उनके साथ आपको एफटीए देखने को मिलेगा। देन एक और बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज आई है भाई, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रिलिम्स। तो आपको बस जानना है कि इंडिया की पहली डेंगू वैक्सीन, ठीक है, ये अप्रूव हो गई है, और इस डेंगू वैक्सीन का क्या नाम है? क्यूडेंगा, दैट्स इट, ये याद रखो। अब ये जो अप्रूवल मिला है वो एक एक्ट के थ्रू मिला है, और वो एक्ट आपको जानना जरूरी है, एंड दैट एक्ट इज ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940। क्या करता है ये इंडिया में इंपोर्ट को, मैन्युफैक्चर को और सेल को, और जो ड्रग्स का डिस्ट्रीब्यूशन है भाई उसे क्या करता है? उसे रेगुलेट करता है। अब ये जो डेंगू वैक्सीन है जिसे अप्रूवल मिला है, तो इस एक्ट के थ्रू इंश्योर किया जाता है कि जो क्वालिटी है इस ड्रग्स की या वैक्सीन की, जो सेफ्टी है और जो एफिकेसी है, वो मार्केट स्टैंडर्ड्स के साथ अलाइन कर रही है। जब मार्केट स्टैंडर्ड्स के साथ अलाइन करेगी तो फिर जो है ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट्स के थ्रू इसे अप्रूवल मिलेगा, एंड फिर जो है वो पब्लिक उसे यूज कर सकती है। अब इस एक्ट में कुछ कोर ऑब्जेक्टिव्स आपको बता चुका हूं, क्वालिटी एश्योरेंस हो गया, रेगुलेटरी कंप्लायंस, लाइसेंसिंग। अब इस एक्ट में कुछ रेगुलेटरी बॉडीज और एडवाइजरी बोर्ड्स भी हैं जो आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी, जैसे सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम सीडीएससीओ कहते हैं, नेशनल रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड फैमिली वेलफेयर में काम करते हैं, ये रिस्पॉन्सिबल है ड्रग अप्रूवल्स, क्लिनिकल ट्रायल्स और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को सेट करने के लिए। फिर आता है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, जो कि इस ऑर्गेनाइजेशन को हेड करता है, जो कि अप्रूव करता है न्यू ड्रग्स एंड रेगुलेटिंग मेडिकल डिवाइसेस। फिर आता है ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड। अब एडवाइजरी है तो एडवाइजरी देगा, बट ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स को टेक्निकल मैटर्स में, व्हेन इट कम्स टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एक्ट, उसमें असिस्ट करता है। और लास्ट है ड्रग्स कंसल्टेटिव कमिटी। ये एक आपका क्या है? ये भाई आपकी एडवाइजरी कमिटी है, जो कि एक्ट के इंप्लीमेंटेशन यूनिफॉर्म मैनर में हो, ये देखता है। तो ये आपके कुछ बोर्ड्स और रेगुलेटरी बॉडीज हैं इस ड्रग्स रिलेटेड जो आपको जानने जरूरी है। डन। नेक्स्ट, ये भी भाई इन्वायरमेंट के लिए, इन्वायरमेंट में जो स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं कि हम कौन सी स्पीशीज पढ़ें कौन सी नहीं पढ़ें, ये देखते जाओगे कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। 5 न्यू स्पीशीज ऑफ एलोग्राफा डिस्कवर्ड इन द वेस्टर्न घाट्स। अब एलोग्राफा की अगर मैं बात करूं तो ये एक इंपॉर्टेंट इंडिकेटर होता है फॉरेस्ट हेल्थ एंड एनवायरमेंटल क्वालिटी के लिए। अब अगर वेस्टर्न घाट्स में फॉरेस्ट हेल्थ अच्छी है, इन्वायरमेंटल क्वालिटी अच्छी है, दैट मींस वहां पे आपको एलोग्राफा दिखेंगे। अगर वहां पर पोल्यूशन है या फॉरेस्ट हेल्थ ठीक नहीं है, इन्वायरमेंट की क्वालिटी रिड्यूस हो रही है, डिग्रेड हो रही है, तो वहां पर एलोग्राफा का जो नंबर है वो कम होगा। दैट मींस समझ जाओ कि फॉरेस्ट हेल्थ ठीक नहीं है, इन्वायरमेंट क्वालिटी ठीक नहीं है, और ये आपको वेस्टर्न घाट्स में देखने को मिलते हैं। ठीक है, एलोग्राफा जीनियस स्क्रिप्ट लिशंस और लिशन फॉर्मिंग फंजाई विद इलोंगेटेड फ्रूटिंग बॉडीज। इनकी जो बॉडीज होती है, फ्रूटिंग बॉडीज जो होती है वो इलोंगेटेड होती है, एंड ये आपका ग्राफीडेसाई फैमिली से बिलोंग करते हैं। ये आपको बहुत ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, बस इतना जान लो, एलोग्राफा वेस्टर्न घाट्स, ठीक है, एक पॉजिटिव इंडिकेटर होते हैं फॉरेस्ट हेल्थ और एनवायरमेंटल क्वालिटी के, और जो फ्रूटिंग बॉडीज होती है इनकी वो इलोंगेटेड होती है, दैट्स इट। ठीक है, वेस्टर्न घाट्स में जहां तक ये लिमिटेड रहते हैं। फिर है एक और इंपॉर्टेंट स्कीम विच इज ग्रेट स्कीम। अब ग्रेट स्कीम स्टैंड्स फॉर ग्रांट फॉर रिसर्च एंड एंटरप्रेन्योरशिप अक्रॉस एस्पायरिंग इनोवेटर्स इन टेक्निकल टेक्सटाइल्स। तो ग्रेट स्कीम जो है वो टेक्निकल टेक्सटाइल्स, ठीक है, ये जो उसको ये सपोर्ट करती है, उसमें इनोवेशन। ग्रेट स्कीम को इस ऑब्जेक्टिव से लॉन्च किया गया है कि टेक्निकल टेक्सटाइल्स में इनोवेटर्स को प्रमोट किया जाए। ये जो स्कीम है ये आपका नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन लॉन्च इन द ईयर 2023, इसके अंडर वर्क करता है, जो कि जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है व्हेन इट कम्स टू टेक्निकल टेक्सटाइल उसको सपोर्ट करता है। तो नेशनल
टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन क्या करता है, ये स्टार्टअप इकोसिस्टम स्पेसिफिकली टेक्निकल टेक्सटाइल सेक्टर में इसको ये सपोर्ट करता है। कैसे? असिस्टेंस के थ्रू, जैसे यंग इनोवेटर्स को असिस्टेंस देना, साइंटिस्ट को देना, टेक्नोलॉजिस्ट को देना, स्टार्टअप वेंचर्स को देना, सो दैट उनके जो आइडियाज है ना उसको कमर्शियल टेक्नोलॉजीज एंड प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर सके। कई बार क्या होता है कि हमारे पास बहुत से आइडियाज रहते हैं, हम इन आइडियाज को ट्रांसलेट नहीं कर पाते हैं इनटू अ प्रॉपर टेक्नोलॉजी और प्रोडक्ट। ये ऐसा ना हो, इस वजह से ये स्कीम लॉन्च करी गई है। ग्रेट स्कीम की अगर मैं बात करूं, जब से लॉन्च हुआ है इसमें 31 स्टार्टअप्स को अप्रूवल मिल चुका है। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट अगेन, ठीक है, इसको भी आपको ध्यान रखना है, बस, बहुत ज्यादा कुछ नहीं। देन एक लोकेशन भी बहुत इस वीक में इंपॉर्टेंट रही है, विच इज नॉर्थ मैसेडोनिया। क्यों? क्योंकि हमारे प्रेसिडेंट जो हमारी वो विजिट करी थी। तो प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, इवन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर या कोई ऐसी कंट्री जहां पर कुछ क्राइसिस हुए हैं, तो वो प्लेसेस इन न्यूज का, वो प्लेस प्रिंस के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। नॉर्थ मैसेडोनिया कहां है? ये आपका यूरोप में है। ये आपको नेबरिंग कंट्रीज दिख रही है, अल्बेनिया हो गया, कोसोवो हो गया, सर्बिया हो गया, बुल्गारिया हो गया, इधर ग्रीस हो गया, ठीक है। और फिर आपको ये नॉर्थ मैसेडोनिया है, इसके जब आप वेस्ट साइड जाओगे तो आपको एड्रियाटिक सी देखने को मिलेगा। साउथ वेस्ट की तरफ आओगे तो आयोनियन सी देखने को मिलेगा। साउथ ईस्ट की तरफ आओगे तो आपको एजियन सी देखने को मिलेगा, और थोड़ा सा सदर्न जाओगे तो मेडिटेरियन सी देखने को मिलेगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको लोकेशन को ध्यान रखना है। और मुझे कमेंट्स बताना कि नॉर्थ मैसेडोनिया की कैपिटल क्या है। डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। फिर है भाई FCRA। ये आपका जीएस पेपर 2 जो क्वेश्चन है ना, ये जो जीएस पेपर 2 जो टॉपिक है उसके लिए काफी रेलेवेंट हो जाता है। जीएस पेपर 2 में FCRA जो कि एक्ट्स हो गया, स्कीम हो गया, वहां पर है। ऐसा है कि मतलब जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्ट है, देखो इससे रिलेटेड एक अमेंडमेंट बिल प्रेजेंट होने वाला है, तो इस वजह से FCRA न्यूज में है एंड यू कैन एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन। अगर हम ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड की बात करें तो हम कनेक्टेड है, ठीक है। अगर मैं ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड की बात करूं तो वी आर कनेक्टेड, और इस वजह से डोनेशंस भी आते हैं, चैरिटीज भी आती हैं। बट इस डोनेशन को, इस चैरिटी को प्रॉपरली रेगुलेट करना, देखना कि इस चैरिटी का मिसयूज नहीं हो रहा है, इस डोनेशन का मिसयूज नहीं हो रहा है, ये इंडिया की सोवरेनिटी, इंडिया की सिक्योरिटी को थ्रेटन नहीं कर रहा है। इस वजह से वी हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट विच इज नोन एज फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। अब अगर आपसे FCRA में क्वेश्चन पूछेगा तो आप सिंपली इसके डिफिनेशन से स्टार्ट करोगे, विच सेज FCRA एक्ट, दैट इज द फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, इज द लॉ दैट गवर्न्स हाउ इंडियन इंडिविजुअल्स, associations, NGOs, trust and companies may receive and use money, security or articles sent to them from a source outside India and it is administered by the Ministry of Home Affairs। 3 चीज करता है ये। पहली बात तो जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन है वो किसको मिल रही है उसे आइडेंटिफाई करता है, ठीक है। एंड किस कंट्रीब्यूशन के लिए मिल रही है, कि भाई जैसे मैं कोई इंडिविजुअल हूं, मेरी कोई कंपनी है, इस एक्ट ने मुझे आइडेंटिफाई किया, ठीक है भाई ऋषभ सिंह है, इसे ये फंडिंग मिल रही है, अब ये फंडिंग को मैं कहां कंट्रीब्यूट करूंगा, ये भी इंश्योर करेगा। वो एजुकेशन हो सकता है, वो आपका सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन हो सकती है, वो आपकी हेल्थ हो सकती है, जो भी पॉजिटिव चीज है। देन फिर ये स्पेसिफाई करता है एक्ट कि एक बार जब मैं आइडेंटिफाई हो गया और मुझे और इस एक्ट को पता है कि हाँ मैं इस जगह इस फील्ड में यूज करूंगा, तो फिर ये एक्ट स्पेसिफाई करता है कि मुझे ये कंट्रीब्यूशन मिले, मैं फिर जब रिसीव करूंगा मनी तो मैं उसे अकाउंट करूं एंड देन मैं रिपोर्ट करूं, ये एक्ट इंश्योर करता है। और फिर एक स्ट्रिक्ट नैरो डिफाइंड सेट ऑफ फॉरेन फंडेड एक्टिविटीज है, उसको ये लिमिट करता है, जो कि इंडिया की सोवरेनिटी, सिक्योरिटी और पब्लिक ऑर्डर को हैम्पर कर सकता है। कि भाई अगर ऐसा कोई फॉरेन मनी आ रही है, क्योंकि वी हैव हॉस्टाइल नेबर्स लाइक पाकिस्तान और चाइना, अगर वहां से कुछ ऐसी मनी आ रही है और उसका ऑब्जेक्टिव ये है कि भाई इंडिया की सोवरेनिटी को हैम्पर करो, इंडिया में पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब करो, लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब करो, तो फिर उसको रिस्ट्रिक्ट भी किया जाता है, उसे स्टॉप भी किया जाता है। ये एक्ट है। क्या है, बात आ चुका हूं। ऑब्जेक्टिव्स क्या है? ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, सोवरेनिटी, एनेबलिंग जेन्युइन वर्क और पब्लिक कॉन्फिडेंस। और थोड़ा सा देख लो कि कैसे अमेंडमेंट इसका इवॉल्व हुआ है 1976 से लेके आपका 2026, 1976 में और फिर 84, 2010, 2011, 2020, 2022, 24, 2025 और अभी प्रपोज्ड है। ये बस आपको थोड़ा सा
ये नहीं देखना है कि इसमें क्या क्या पूछा गया, ये मत देखना, बस थोड़ा सा ईयर देख लो कि अगर एफसीआरए पे आएगा तो आप बता सकते हो कि इस तरीके से जो है ये एक्ट जो है ये आपका अमेंड हुआ है। किस किस सेक्टर में आप यू कैन यूज दी फॉरेन फंड्स, एजुकेशन इंपॉर्टेंट, हेल्थ केयर, रूरल डेवलपमेंट, सोशल वेलफेयर, एनवायरमेंट, कल्चर एंड हेरिटेज, रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन, फेथ बेस्ड वेलफेयर और साइंटिफिक रिसर्च। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से रखना। अब पीएम विकास स्कीम, ये भी एक इंपॉर्टेंट स्कीम है व्हेन इट कम्स टू योर प्रीलिम्स। अब पीएम विकास की अगर मैं बात करूं, द मिनिस्ट्री रिव्यूज द इंप्लीमेंटेशन ऑफ पीएम विकास। पीएम विकास स्टैंड्स फॉर प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन, जो कि आपका सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। और ये क्या करता है, जो नोटिफाइड माइनॉरिटी कम्युनिटीज हैं, जो नोटिफाइड माइनॉरिटी 6 कम्युनिटीज, अच्छा मुझे कमेंट बताना कि कौन सी 6 नोटिफाइड माइनॉरिटीज कम्युनिटीज हैं, कौन कौन सी, उनको ये सपोर्ट करता है। चाहे एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें, चाहे हम एजुकेशन की बात करें, एंड इसमें 5 स्कीम्स को कन्वर्ज किया गया है, आपका कंसोलिडेट किया गया है, एंड साथ ही साथ एम्प्लॉयबिलिटी भी मिले एंड जो ट्रेडिशनल हेरिटेज है उन कम्युनिटीज के उनको भी प्रिजर्व करें। तो पीएम विकास आपका जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज है उनको टारगेट करता है, एंड इस वजह से मिनिस्ट्री, कौन सी मिनिस्ट्री होगी भाई, ऑब्वियसली बात है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम फॉर योर प्रीलिम्स, क्योंकि इस तरह की स्कीम्स बहुत ज्यादा न्यूज में नहीं रहती है और यू कैन एक्सपेक्ट दिस क्वेश्चन। स्किलिंग एंड ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, लीडरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप, एजुकेशन सपोर्ट और एट द सेम टाइम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ये आपके कुछ कोर ऑब्जेक्टिव हैं इस स्कीम के। फिर ये मिशन मौसम भी एक इंपॉर्टेंट स्कीम है व्हेन इट कम्स टू प्रीलिम्स। इंप्लीमेंटेशन ऑफ मिशन मौसम, भाई ऑब्वियस सी बात है मिशन मौसम की अगर बात हो रही है तो ये स्कीम किसने लॉन्च करी है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस ने। और इसे इंप्लीमेंट कौन करता है, इंपॉर्टेंट, आईएमडी, दैट इज इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, नेशनल सेंटर्स फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रियोलॉजी। तो लॉन्च किसने किया है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस ने, और इंप्लीमेंट कौन कर रहा है, 3 बॉडीज, आईएमडी, नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी। ये आपको जानना है। अब ये क्या करेगा भाई, ये बताता है, ये जो स्कीम है क्या बताती है, ये बताती है कि जो भी क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्योंकि भाई देखो क्लाइमेट चेंज इज अ रियलिटी, क्लाइमेट चेंज से क्या हो रहा है कि जो रेनफॉल पैटर्न्स हैं, जो वेदर फिनोमेना है वो चेंज हो रहा है। तो अगर उसकी एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन हमारे पास रहेगी तो हम एक वेल प्रिपेयर्ड रहेंगे। कहां कहां पर इसे यूज करना है, एग्रीकल्चर में, ऑब्वियसली बात है भाई रेनफॉल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर रेनफॉल पैटर्न में कुछ भी चेंजेस आ रहे हैं, इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, जो भी वल्नरेबिलिटीज है वो सारी की सारी जो है वो फार्मर्स को इन्फॉर्म की जाएगी, एक्यूरेट मॉनसून फोरकास्ट, सो दैट वो जो भी एक्सपेक्टेड उनको बताया गया है, फोरकास्ट किया गया है, उस हिसाब से वो प्लान कर सके। देन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस, भाई ऑब्वियसली बात है, हम देख रहे हैं फ्लड्स, अब जैसे देखो आसाम में फ्लड्स आ गए, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स का जो नंबर है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि जो सी सरफेस टेम्परेचर वो बड़ी तेजी से राइज करा बिकॉज ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग। तो टेम्परेट आपके जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स है वो बढ़ गए, फ्लड्स आ रहे हैं, कई जगहों पे क्या होता है, ड्रॉट्स आ जा रहे हैं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन पहले से मिले सो दैट हम प्रॉपर प्रिपेयर रहें। इस वजह से डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस में भी है, एंड रूरल डेवलपमेंट, कि भाई जो वेदर सर्विसेज है ये प्रॉपरली प्रोवाइड किया जाए सो दैट हम रूरल कम्युनिटीज को सपोर्ट कर सके। तो ये 3 ऐसे सेगमेंट्स हैं, डायमेंशंस हैं, जहां पर जो है इस स्कीम को जो है यूज किया जाएगा। ठीक है, फिर एक और बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, दैट इज रिव्यू ऑफ द नेशनल कोऑपरेशन पॉलिसी 2025। ये आपका जो जीएस पेपर 2 है, ये आपके मेंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जीएस पेपर 2 मेंस उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। A national level policy implementation and monitoring committee has been established with a mandate of central state coordination, troubleshooting, implementation bottlenecks, periodic monitoring and evaluation। ये कॉन्टेक्स्ट है। अब हमें, क्योंकि इसमें नेशनल पॉलिसी, एक पॉलिसी की बात करी गई है, तो उसके फीचर्स को समझना है। ये क्या करता है, ये सपोर्ट करता है साकार से समृद्धि, ये मैंडेट को सपोर्ट करता है। कैसे कि जो कोऑपरेटिव्स हैं,
मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, ये जो नेशनल कोऑपरेशन पॉलिसी इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो कोऑपरेटिव्स हैं इनको स्ट्रेंथन किया जाए सो दैट जो रीच है इन कोऑपरेटिव्स की वो ग्रास रूट लेवल तक पहुंच सके। क्योंकि अगर हम रूरल इकोनॉमी की बात करते हैं, हम रूरल इनकम की बात करते हैं, तो वहां पर कोऑपरेटिव्स जो आपके कोऑपरेटिव्स हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इन्हीं को स्ट्रेंथन करने के लिए नेशनल कोऑपरेशन पॉलिसी जो है ये लॉन्च किया है। इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि एम्पावर करता है रूरल पॉपुलेशन को कि यहां पर कोऑपरेटिव्स में ज्यादा से ज्यादा इंक्लूसिविटी हो। इस वजह से दलित्स पर, आदिवासीज पर, वुमेन और यूथ इन पर फोकस किया गया है सो दैट इनका जो रोल है वो एक्सपैंड हो सके। तो पहला जो नेशनल कोऑपरेशन पॉलिसी है उसका मैंडेट है साकार से समृद्धि एंड कोऑपरेटिव्स को स्ट्रेंथन किया जा सके, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर रूरल इकोनॉमी, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर रूरल इकोनॉमी। इस ऑब्जेक्टिव के साथ लॉन्च किया गया। देन ये पॉलिसी इंक्लूसिविटी की, कोऑपरेटिव्स बहुत ज्यादा इंक्लूसिव हो और ज्यादा इंक्लूसिव हो, दैट्स व्हाई पर्टिकुलर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी जो कि वीकर जिन्हें कहा जाता है उनको इंटीग्रेट किया गया है। ठीक है, फिर इस पॉलिसी के 6 पिलर्स हैं जो कि आपको याद रखने पड़ेंगे, यू कैन मेंशन इट। फाउंडेशन को स्ट्रेंथन करना, वाइब्रेंसी को प्रमोट करना, जो कोऑपरेटिव्स हैं उनको इस तरीके से प्रिपेयर किया जाए कि वो फ्यूचर रेडी हो, एंड इंक्लूसिविटी और रीच को एक्सपैंड किया जाए, न्यू सेक्टर्स में कोऑपरेटिव को एक्सपैंड किया जाए, और जो यंगर जनरेशन है उन्हें कोऑपरेटिव डेवलपमेंट के लिए प्रिपेयर किया जाए। दीज आर 6 पिलर्स ऑफ दिस पॉलिसी। ठीक है, अब भाई कोऑपरेटिव्स क्या होते हैं? मैं देखो, अगर मैं कोऑपरेटिव्स की बात करूं तो ये आपके ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, एसोसिएशंस होते हैं, नॉट ऑर्गेनाइजेशंस, एसोसिएशंस होते हैं जो कि वॉलंटरी बनाए जाते हैं। ठीक है, ये वॉलंटरी यूनाइट होते हैं एंड इनका एक कॉमन गोल होता है, चाहे वो इकोनॉमिक हो, सोशल हो या कल्चरल हो, और ये डेमोक्रेटिकली कंट्रोल एंटरप्राइज होता है। यहां पर जो वोटिंग होता है वो क्या है? 1 मेंबर 1 वोट। अब भाई उस कोऑपरेटिव में जो कोऑपरेटिव फॉर्म हुई है वहां पर वोट जो है, कोई भी मेंबर हो उसका वोट इक्वल ही होगा, चाहे कैपिटल उसके पास जो हो जो ना हो। देन आर्टिकल 19(1) क्लॉज सी में आपको देखने को मिल जाएगा राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव्स, यानी कि राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव्स हमारा फंडामेंटल राइट है। अगर ये राइट हमारी फ्रिंज होती है तो वी कैन डायरेक्टली गो टू सुप्रीम कोर्ट यूजिंग आर्टिकल 32। देन यू कैन सी दी कोऑपरेटिव्स इन दी डीपीएसपी ऑल्सो इन दी आर्टिकल 43B। तो जो कोऑपरेटिव्स हैं ये आपके रूरल इकोनॉमी के लिए बहुत ज्यादा क्रूशियल होते हैं, दैट्स व्हाई दिस पॉलिसी इज क्रिएटेड और इज लॉन्च्ड। कुछ अगर इंपॉर्टेंट कोऑपरेटिव्स की बात करूं मैं तो आपने एक नाम सुना होगा, अमूल, देन इफ्को, ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट कोऑपरेटिव्स हैं। ठीक है, तो ये आपकी कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज थी। आई गेस हमने 10 to 11 न्यूज या ज्यादा ही कवर करी है, थोड़ी सी क्लास लंबी भी हो गई, बट कोई नहीं, वीक का पूरा क्या है समराइजेशन करके दिया है। तो सेशन अगर अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, एंड इफ यू न्यू टू दिस चैनल डू सब्सक्राइब। और मेरी सिंपल रिक्वेस्ट है यार कि कंसोलिडेट किया है, हार्डवर्क लगता है इन सारी चीज़ों को कंसोलिडेट करने में, तो इन रिटर्न बस हम ये चाहते हैं कि आप इन वीडियोस पर लाइक्स करो, अपने थॉट्स कमेंट के थ्रू बताओ, एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सो दैट जितना ज़्यादा स्टूडेंट्स की रीच बढ़ेगी उतनी हमें मोटिवेशन आएगी। ठीक है, सो इसी के साथ इस क्लास को एंड करते हैं। टिल देन दिस इज ऋषभ सिंह साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।